नमस्कार, जय हिंद बच्चों। आज आपका एफएसटी नंबर 16 उसका केमिस्ट्री का पेपर डिस्कशन लेकर हम लोग आपके सामने हैं। शुरुआत के 23 क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा और उसके बाद के क्वेश्चंस रिस्पेक्टेड रवि सर डिस्कस करेंगे। तो आइए आज के पेपर के डिस्कशन को शुरू करते हैं रिस्पेक्टेड सिंह सर की मुहिम के साथ कि अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। आप जानते हो इस मुहिम के तहत रेगुलर पेपर डिस्कशन, रैपिड फायर वगैरह सारी चीज़ें यूट्यूब पर आपके लिए हो रही हैं और आप सब लोग उसका लाभ ले रहे हैं। आइए शुरू करते हैं अपने पेपर डिस्कशन को। और क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस यहाँ पर एक्स मान रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरलैपिंग में रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल। O2 मॉलिक्यूल के लिए कौन सा ओवरलैपिंग का जो रिजल्ट है वो जो ऑप्शन में दिया है वो सही होगा। बहुत अच्छा सवाल, आइए देखते हैं। ऑक्सीजन के लिए जब हम बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन की तो 1s2 2s2 2p4 यही तो होता है। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हो रही, वैलेंस शेल के बारे में बात हो रही है, वो तो 2s2 और 2p4 से हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। ठीक, अब यहां पर कह रहा है 1s O2 है तो दूसरा O भी आया होगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक, तो जो 1s2 है 1s ये 1s वाला होगा वो तो पहले हो गया ना, एक ऑक्सीजन और आया। तो अब जब इनकी बॉन्डिंग की हम बात करते हैं तो 1s तो ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, ये तो अंदर के इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो ये तो पार्टिसिपेशन करेगा नहीं। 2px बिल्कुल करेगा और ये फॉर्म करेगा सिग्मा बॉन्ड O2 के बीच में। ठीक है, 2py x के परपेंडिकुलर है y, तो जो y होगा वो बनाएगा पाई, वो क्या बना देगा, पाई का फॉर्मेशन कर देगा। तो B और C तो बिल्कुल हैं, इन्वॉल्व हैं इनके फॉर्मेशन में। 3pz और 3d वाला, क्या यहाँ पे 3d है, तो आप बोलोगे नहीं है, सेकेंड पीरियड का मेंबर वैसे भी है ये, है ना, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो हमारे पास आया कौन सा, B और C। थर्ड ऑप्शन आ गया क्वेश्चन नंबर 46 में, देख लीजिए ध्यान से। 1s इसलिए नहीं होगा, वो अंदर के इलेक्ट्रॉन है। 3 वाले 3p और 3d वाले इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये सेकेंड पीरियड का मेंबर। ठीक है, तो 2px सिग्मा बना रहा है, 2py पाई बना रहा है, ये फॉर्मेशन में पार्ट ले रहा है O2 मॉलिक्यूल के। इस हिसाब से इसका ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर हो गया, चलें आगे। और ये आप इसके लिए एनसीईआरटी देख सकते हो, आपको मेंशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 47 की बात कर रहे हैं। ओजोन का मॉलिक्यूल, ओजोन मॉलिक्यूल, इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर यहां पे मेंशन करने की बात आपसे कह रहा है। तो ओजोन जो होता है O3, इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर हम सब लोग जानते हैं 1.5 होता है। क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर, 1.5 होता है। अगर हम लोग इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये कुछ इस तरह से हो जाते हैं, आप सब लोग जानते हो इसके बारे में। इस तरह से, और इनका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से हो जाता है। ठीक, ये देख लीजिए ध्यान से, तो ये इस तरह से हो जाता है। अब यहां पर जो है ये बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर के केस में अगर हम देखेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर तो भैया वही है ना 1.5। तो अब चाहे पहले वाले के लिए लो या दूसरे वाले के लिए लो, तो ये 1.5 हो रहा है, मतलब लेस देन 2 हो रहा है, लेस देन 2 हो रहा है। क्या हो रहा है, लेस देन 2। तो ये तो ग्रेटर देन और इक्वल टू वाले तो सारे काट दीजिए, तो लेस देन वाला सेकेंड ऑप्शन ही है यहाँ पे, देखिए ध्यान से, सेकेंड ऑप्शन ही है यहाँ पर, सेकेंड ऑप्शन ही है। रेजोनेंस हाइब्रिड से हम लोगों ने इसका देख लिया है। ठीक है भाई, तो आप इसको अब देख सकते हो यहाँ पे ध्यान से। ये 1.5 होता है तो 1.5 मतलब लेस देन 2 होगा, तो लेस देन 2 जो है अगर हम देखेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ सेकंड ऑप्शन में दोनों के लिए दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए बॉन्ड ऑर्डर की डेफिनेशन ओजोन के बारे में देखिए मेंशन कर दिया गया है और इस तरह से रेजोनेंस को शो किया गया है। ठीक है, चलिए आगे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स रिजल्ट बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, गलत।
ट्रांसफर थोड़ी नहीं, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन जनरल ग्रेटर द ओवरलैप स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम। बिल्कुल सही बात है, ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक है, ये बिल्कुल फैक्ट है, बिल्कुल सही बात है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। पहला गलत और दूसरा सही, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बहुत कॉमन क्वेश्चन था ये और सबका सही हुआ होगा ये सवाल। पेपर अच्छा है, काफी अच्छा है, काफी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। और ये सिग्मा बॉन्ड के बारे में ये, और इनके बॉन्डिंग ओवरलैपिंग के बारे में। क्वेश्चन नंबर 49, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग गिवन स्पीसीज। आपको ये दिया है और बहुत ही अच्छा सवाल। ठीक है, SO4 2 माइनस और SO3 माइनस के लिए ये आपको बॉन्ड एंगल के बीच में रिलेशन पूछा गया है, θ1 θ2 θ3 और θ4 दिया गया है। ठीक, तो देखिए क्या कह रहा है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, θ1 ग्रेटर देन θ2। क्या ऐसा है? तो θ1 और θ2, यहां देखो क्या चार्ज सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल है ना, नेगेटिव सिंगल डबल। तो यहां पे भी वही चीज है, यहां पे भी वही चीज है। तो यहां पे रेजोनेंस हो रहा है। क्या हो रहा है? रेजोनेंस हो रहा है। तो ये एंगल तो बराबर हो जाएंगे θ1 और θ2, है ना। तो ये तो गलत हो गया भैया, रेजोनेंस हो रहा है यहां पर। θ2 जो है वो ग्रेटर देन θ3 है। आइए इसको देखते हैं। देखिए ये जो हमारे पास में है ये लोन पेयर है। अब वेस्पर थ्योरी में कहा गया कि लोन पेयर का रिपल्शन ज्यादा है लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, और फिर बॉन्ड पेयर से। तो रिपल्शन का ऑर्डर ये हो गया, रिपल्शन का ऑर्डर ये हो गया। तो यहां पर अगर हम देखेंगे लोन पेयर बॉन्ड पेयर में जो रिपल्शन हो रहा है तो वो ज्यादा होगा। अब वो जब रिपल्शन ज्यादा होगा तो ये दूर जाएगा, तो θ3 ये वाला जो ऑक्सीजन है थोड़ा शिफ्ट होगा अंदर की तरफ से। और जबकि यहां तो बॉन्ड पेयर है, यहां पे लोन पेयर है, तो यहां पे रिपल्सन ज्यादा होगा, तो ये शिफ्ट होगा। तो θ3 थोड़ा छोटा हो जाएगा, θ2 बड़ा हो जाएगा। यहां पे देखो लोन पेयर नहीं है तो यहां रिपल्सन ज्यादा है। देखिए लोन पेयर है तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, तो रिपल्शन थोड़ा ज्यादा हुआ, तो ये अंदर की तरफ शिफ्ट हुआ, तो θ3 थोड़ा कम हो गया। जबकि यहां ऐसा नहीं है, यहां लोन पेयर नहीं था, तो θ2 जो है वो ज्यादा होगा θ3 से। तो बिल्कुल सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। देख लीजिए ध्यान से, θ2 और θ3 के बराबर होंगे, गलत। अभी मैंने बताया θ2 बड़ा है, θ3 और θ4। तो अब यहां पे देखिए, यहां पे भी रेजोनेंस हो रहा है, चार सिंगल डबल, तो ये भी बराबर हो जाएंगे। तो यहां पे ऑप्शन क्या है अपने पास में सेकंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 49 के लिए देख लीजिए सवाल को ध्यान से। रेजोनेंस हो रहा था तो बॉन्ड एंगल इक्वल हो गए पहले में, और दूसरे में वेस्पर थ्योरी भी लग रही है। तो वेस्पर थ्योरी में हमने जाना रिपल्शन का ऑर्डर लोन पेयर में ज्यादा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में। तो ये उसी के आधार पे θ3 थोड़ा कम हो गया कंपेयर टू θ2। क्लियर हो गया? आगे चलें, क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 50 के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज 800 mm Hg if 3 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज added in 19.5 ग्राम ऑफ बेंजीन, द वेपर प्रेशर इज रिड्यूस्ड टू 760 mm Hg, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो रिलेटिव लोवरिंग से संबंधित सवाल, और मैंने कहा था इसमें हम लोग जो फार्मूला यूज करते हैं P0 माइनस P अपॉन P0 बराबर, हम इसको डाइल्यूट सोल्यूशन मानते हैं, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, है ना। नीचे n+n नहीं लेते हैं, सिर्फ n ले लेते हैं। ये बेटा अप्रोक्स वैल्यू देता है, अप्रोक्स वैल्यू के लिए फॉर्मूला। एक फॉर्मूला और होता है एक्चुअल वैल्यू के लिए, P0 माइनस P अपॉन P बराबर n अपॉन n, एक ये फॉर्मूला होता है। तो हम आपको दोनों से करके दिखाना चाह रहे हैं। तो यहां पे देखिए P0 आपको कितना दिया हुआ है, प्योर बेंजीन के लिए 800 दिया है, तो 800 माइनस 760 अपॉन 800 बराबर मोल्स। अब ये 3 ग्राम है तो ये 3 अपॉन, इसका मोलर मास m मान लिया हमने, अपॉन में यहां पर ये आ गया 19.5। 19.5 और बेंजीन के लिए क्या होता है
बेंजीन के लिए मोलर मास होता है 6 कार्बन है 72 6 78 78 हो गया। तो यहां से ये आ गया 40/800 और ये आ गया 3 × 78/19.5 × m। तो यहां से जो m निकलता है सॉल्व होके वो आता है 240। कितना आता है? 240 निकल के आता है। कितना निकल के आता है? 240 निकल के आता है। अब इस फॉर्मूले में रखेंगे हम, तो 800 - 760/760, तो ये अप्रोक्स है, अप्रोक्स वैल्यू देने का काम करता है, हमें चाहिए एक्चुअल वैल्यू। तो ये हो गया यहां पे कितना? 3/m/19.5/78, तो ये हो गया 40/760 हो गया। 40/760 इज इक्वल टू 3 × 78/m × 19.5। तो अब ये हमने इसको सॉल्व किया, 1/19 हो गया, तो ये हो गया 1/19 1/19। और अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूं तो इसको मैं ये लिख रहा हूं 3 × 78/m × 19.5। तो m अगर मैं उधर भेज दूं और ये इधर चला जाए तो ये जो हमारे पास में आएगा वो क्या आएगा? m बराबर आ जाएगा 3 × 78 × 19 डिवाइडेड बाई 19.5। आइए इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं एक बार हम लोग। यहां पर अगर हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो 3 × 78 × 19 ये हो गया 4446 और डिवाइडेड बाई 19.5, तो ये आपका सॉल्व होके 228 ग्राम आ गया। देखिए 228 आ गया। हमने बोला था इस फॉर्मूले से एक्चुअल वैल्यू निकलती है, अप्रॉक्स इसी से आ जाता है। आप देखिए 240 आ रहा था तो अप्रॉक्स सबसे करीब आंसर 228 था, लेकिन एक्चुअल वैल्यू हमें निकालनी थी, तो एक्चुअल वैल्यू के लिए इस फॉर्मूले का यूज हम करते हैं और यहां से आंसर ये निकल आता है 228 ग्राम। देख लीजिए, ऐसा ही एक और एफएसटी में हमने ही डिस्कस किया था, सेम तरह का क्वेश्चन था, वैल्यूज अलग थी। तो देख लीजिए यहां तक कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम यहां तक? आगे चला जाए, चलिए भाई। तो ये देखिए आपको दिया गया है, ये एक्सप्रेशन आपको एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन है अप्रॉक्स के लिए। अप्रॉक्स वैल्यू हम लोग निकालते थे इससे। A gas above water has partial pressure of 2 atm, value of Henry's constant KH बराबर 5 atm, then find out the mole fraction of gas in water। तो यहां पर हेनरीज लॉ का सवाल है और हेनरीज लॉ के लिए जो एक्सप्रेशन है वो हम लोग जानते हैं KH इंटू मोल फ्रैक्शन, है ना। तो अब हमसे मोल फ्रैक्शन ही पूछा है गैस एक्स का, तो मोल फ्रैक्शन हो जाएगा P/KH। अब ये आपको कितना दिया है? P ये दिया है 2 और ये कितना दिया है? 5 दिया है, तो ये कितना हो गया? 0.4 हो गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स कितना आ जाएगा? 0.4। सिंपल सवाल है बहुत। तो दूसरा आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो गया 0.4। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से, 0.4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो गया 51 का। सेकंड आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट, हेनरीज लॉ का क्वेश्चन। देखिए ध्यान से दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 52, अ सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी हैज इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ए बी। मान लो n के मोल x हैं तो b के भी मोल x हैं, तो जब भी ये जो मोल सेम तो मोल फ्रैक्शन सेम, और मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ a 0.5 होगा और मोल फ्रैक्शन ऑफ b जो है वो भी 0.5 होगा। ठीक है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आपको ये दिया हुआ है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। यहां पर आपको ये थोड़ा मिस हो गया है, नोट कर देता हूं मैं। ये जो 200 है mmHg, ये क्या है? PA0 है, और ये जो है ये PB0 है। ये वैल्यू आपको यहाँ पे गलत दी है, तो इसको थोड़ा सही, ये गलत क्या मिसप्रिंट है। ठीक, तो अब हम जानते हैं कि सबसे पहले
ये जो P सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है तो ये कितना दिया है, 270 दिया है ना। आप अगर हम P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी निकाल लें यहां से, तो फिर कंपेयर हो जाएगा कि ये कैसा सोल्यूशन है, आइडियल है कि नॉन आइडियल है, नॉन आइडियल है तो कौन सा है, कौन सी डेविएशन है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये 200 इंटू 0.5 प्लस 400 इंटू 0.5, तो ये कितना हो गया, 100 प्लस 200, तो ये हो गया 300। ये क्या हो गया बेटा, 300 हो गया। तो मतलब यहां से एक बात निकल के आ गई कि P नॉट सोल्यूशन जो है वो लेस देन हो गया P नॉट एक्स ए प्लस P नॉट एक्स बी से। तो ये निगेटिव डेविएशन की बात हो गई है। यहां पर किसकी बात हो गई है, निगेटिव डेविएशन की बात हो गई। इसकी बात हो गई, निगेटिव डेविएशन की बात हो गई। तो निगेटिव डेविएशन की बात अगर यहां पर हो रही है तो निगेटिव डेविएशन के लिए हम लोग जानते हैं डेल्टा वी ऑफ मिक्सचर लेस देन 0, डेल्टा एच ऑफ मिक्सचर ये हो गया, डेल्टा जी भी लेस देन 0, डेल्टा एस ग्रेटर देन 0, ये होता है। तो निगेटिव डेविएशन के लिए ये तीन बातें तो सही हो गई। तो चौथी बात जो है यही इनकरेक्ट रही होगी। और आप खुद भी देख लीजिए, यहां पे जो आपको दिया था P ऑब्जर्व कितना था, ये था 270 और कैलकुलेटेड कितना है 300, तो ये -30 आंसर आना चाहिए, लेकिन ये तो 0 दिया है। भाई अगर 0 दिया होता तब तो फिर आइडियल की बात हो जाती ना, तो ये तो निगेटिव डेविएशन है, नॉन आइडियल की बात हो रही थी। तो यही ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है आपका, फोर्थ हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 52 का। क्वेश्चन नंबर 52 का क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। इक्वल मोल दिए थे तो मोल फ्रैक्शन सेम हो गए 0.5 दोनों के। फिर हमने P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी की वैल्यू निकाली तो ये 300 आ गया। और ये P सोल्यूशन से जो है वो ज्यादा है, तो ये नेगेटिव डेविएशन को शो कर रहा था। नेगेटिव डेविएशन के लिए हम जानते हैं डेल्टा वी ऑफ मिक्सचर लेस देन 0, डेल्टा एच ऑफ मिक्सचर लेस देन 0, डेल्टा जी लेस देन 0, डेल्टा एस ग्रेटर देन 0। तो तीन कंडीशन आ गई थी। ये जो है पॉइंट, अब इसमें 270 माइनस 300 हमने किया तो ये कितना आ गया, माइनस का 30 आ गया नेगेटिव डेविएशन के लिए। अब ये 0 गलत दिया हुआ, यहाँ -30 था। ठीक है, फोर्थ आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 52 का, फोर्थ आंसर। 2SO2 प्लस O2 से रिएक्शन है 2SO3 बन रहा है। रेट ऑफ फॉर्मेशन आपको दिया है 40 ग्राम पर मिनट, मोल पर होना चाहिए लेकिन दिया क्या है 40 ग्राम पर मिनट। कितना दिया, 40 ग्राम पर मिनट। तो इस रिएक्शन के लिए सबसे पहले अगर ROR हम लिखेंगे तो ये -1/2 DSO2/dt बराबर -DO2/dt प्लस 1/2 DSO3/dt। ठीक है, तो इसमें आपसे क्या कह रहा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 जो है ये कितना दिया है, D ऑफ SO3/dt, ये आपको दिया 40 ग्राम पर मिनट। तो अगर हम इसको मोल में लेना चाहें तो मोलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा, 32, 48, 80, तो ये हो जाएगा मोल पर मिनट इनवर्स, मतलब 0.5 मोल मिनट इनवर्स हो जाएगा। बोलो भाई, मोलर मास से हमने डिवाइड कर दिया, मोलर मास से ही तो हमने डिवाइड किया है ना। तो अब यहां पे क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2 पूछ रहा है। तो यहां से रिजल्ट क्या निकल रहा है भैया, -D ऑफ O2 जो है वो बराबर है 1/2 D ऑफ SO3 अपॉन dt के। तो ये कितना निकला, 0.5 निकला। ये मतलब कितना हो गया, 0.25 मोल पर मिनट इनवर्स है, मोल पर मिनट इनवर्स है। तो अब इसका मोलर मास जो है, अब हमें ये चाहिए मोल में नहीं चाहिए, ग्राम में चाहिए। तो हम जानते हैं O2 के लिए मोलर मास क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो 0.25 को 32 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ग्राम पर मिनट इनवर्स आ गया।
तो ये कितना आ गया, 8 ग्राम आना चाहिए, 8 ग्राम पर मिनट, 8 आंसर आना चाहिए। तो 8 यहां पे दिया हुआ है सेकंड ऑप्शन, देख लीजिए ध्यान से। 8 कहां पे दिया है बेटा, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है। सबसे पहले सवाल को हमने, ये जो कंसंट्रेशन है ये मोल पर लीटर में है ना, तो यहां पर सबसे पहले हमने मोल में लिया, ठीक। अब यहां पे हमने इसको मोल में बदलने के लिए ये इसके मोलर मास से डिवाइड कर दिया, समझ पा रहे हैं। तो अब ये हो गया ये मोल इनवर्स में, ये मोल मिनट इनवर्स में, तो ये 0.5 यहां पे दिया हुआ, ये 0.5 निकला, आपस में रिलेट करके हमने ग्राम पर मिनट में इसको निकालने का काम कर दिया। ठीक है, क्लियर हो गया। चलें आगे। ये देखिए दिया हुआ है आपको, और ये कंसंट्रेशन है, और यहां पे हमने एक बात और समझ लीजिए, यहां पे वॉल्यूम हमने 1 मान ली है, ठीक है। मोल पर लीटर, 1 लीटर के लिए हम लोग मान के चल रहे थे, क्योंकि ग्राम कंसंट्रेशन जो होती है वो क्या होती है, मोल पर लीटर इसकी यूनिट होती है। तो लीटर हम लोग 1 मान के चल रहे थे, यहां पे क्या मान के चल रहे थे, 1 मान के चल रहे थे, ठीक है। चलिए, कंसीडर द प्लॉट गिव्स द, आपको ये भी केमिकल काइनेटिक्स का एक सवाल आपको दे दिया गया है। तो यहां पर अगर हम लोग देखेंगे सबसे पहले, तो ये जो ग्राफ दिया है ये ऐसे ही समझ में आ रहा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए ग्राफ है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो हाफ लाइफ पीरियड होता है, हम सब लोग जानते हैं टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता है। किसके लिए होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता है। किसके लिए होता है भैया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता है, ठीक। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड तो कर नहीं रहा, तो ये फर्स्ट ऑर्डर की बात हो रही है, देख लीजिए। तो पहला और चौथा तो गलत हो गया। अब दूसरे को देखो, तो जीरो ऑर्डर के लिए हम जानते हैं, जीरो ऑर्डर के लिए जो टी हाफ होता है वो a/2 होता है, मतलब टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये जीरो ऑर्डर के लिए बात हो रही है, तो 1,0, तो यही थर्ड ऑप्शन हो जाना चाहिए, ठीक। और ये जो है इसके लिए होता है 1/AK, सेकेंड ऑर्डर के लिए। सेकेंड ऑर्डर के लिए यहां पे क्या हो जाना चाहिए, सेकेंड ऑर्डर के लिए टी हाफ जो होता है 1/AK हो जाता है, तो मतलब टी हाफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये होता है। तो ये सेकेंड ऑर्डर के लिए बात हो गई, ठीक। तो यहां पे थर्ड आंसर आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 54 में थर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, H2 + I2 से 2HI बना है, और यहां पे आपसे कह रहा है कि एट पॉइंट ABC द करेक्ट रिलेशन आपको बताना है। तो इसमें देखिए कैसे होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको और रिएक्शन कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन बताना है। तो अगर आप ABC को ध्यान से देखोगे, तो ये जो B वाला पॉइंट है यहाँ पे कंसंट्रेशन देखिए कांस्टेंट हो गया है, तो B वाला इक्विलिब्रियम की बात हो रहा है, और इक्विलिब्रियम पर हम जानते हैं कि जो K होता है वो Q के बराबर हो जाता है, जो K होता है वो Q के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन तो गलत हो गया भैया, अब या तो तीसरा या तो चौथा, ठीक है। अब यहां पे देखिए इस रिएक्शन को देखिए, H2 + I2 से HI बन रहा है, तो यहां पे देखिए स्टार्टिंग में ये HI की कंसंट्रेशन बढ़ रही है और H2 की घट रही, मतलब HI ज्यादा बन रहा है, मतलब रिएक्शन कहां जा रही है, फॉरवर्ड जा रही है। और रिएक्शन फॉरवर्ड कब जाती है, जब K जो है ग्रेटर देन Q होता है, जब K क्या होता है, ग्रेटर देन Q होता है। तो A वाले में K ग्रेटर देन Q होना चाहिए, तो K ग्रेटर देन Q फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, यहां पे देख लीजिए ध्यान से, फोर्थ आंसर हो जाएगा। अब इधर से देखिए C वाला पॉइंट, तो यहां पे HI की कंसंट्रेशन घट रही है, ये घट रहा है, मतलब रिएक्शन कहां जा रही है, रिएक्शन जा रही है बैकवर्ड, और बैकवर्ड कब जाती है, जब Q ज्यादा होता है। क्या ज्यादा होता है, Q ज्यादा होता है। तो ये हो गया फोर्थ आंसर इसका, क्या हो गया भैया, ये इसका फोर्थ आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया है। आप यहां पे इसको देख सकते हो, ठीक है, देख लीजिए ध्यान से।
तो इसका जो फोर्थ आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दो ऑप्शन पहले ही डिस्क्रेडिट हो गए, यहाँ पे कंसंट्रेशन कांस्टेंट हुआ तो मतलब इक्विलिब्रियम की स्टेज थी, तो ये K बराबर Q हो गया। अब इधर HI की कंसंट्रेशन देखो बढ़ रही है, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, मतलब K ग्रेटर देन Q हो गया। यहाँ HI देखो कम हो रहा है, घट रहा है, इसका मतलब रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है, मतलब Q ज्यादा हो गया K से, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 56 के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, और आपसे कह रहा है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3 आपको बताना है। एंथैल्पी ऑफ कंबशन आपको दी है हाइड्रोजन की -285, और आपको ये रिएक्शन दी हुई है। तो हम सब लोग एक बात जानते हैं कि जब भी हमको फॉर्मेशन ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का डाटा दिया है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन का दिया है, इस सवाल में अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो जो एंथैल्पी चेंज आती है वो एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन क्या आती है भैया, HP माइनस HR। क्या आती है, HP माइनस HR आती है। अब HP में देखो क्या है, तो ये हो जाएगा 2 ऑफ H ऑफ Fe प्लस 3 ऑफ H ऑफ H2O, ठीक है ना, और माइनस H ऑफ Fe2O3 है ना, H ऑफ डेल्टा लगा लीजिए सभी में, यहाँ पे डेल्टा H लगा लीजिएगा, ठीक। तो H ऑफ Fe2O3 प्लस 3 ऑफ H ऑफ या डेल्टा H ऑफ H2, ठीक। अब हम एक बात जानते हैं कि जो एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ एलिमेंट होती है वो N इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इट्स ऑक्साइड होती है, इसके ऑक्साइड के फॉर्मेशन के N के बराबर होती है। N होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम 1 मोल, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। तो H2 का अगर हम कंबशन करा रहे हैं तो एक मोल ही तो H2O बन रहा है ना, तो N की वैल्यू तो 1 हो गई ना। N की वैल्यू क्या हो गई बेटा, 1 हो गई, ध्यान से देख लीजिए। N की वैल्यू इस केस में क्या हो गई, N की वैल्यू इस केस में 1 हो गई। क्यों 1 हो गई, क्योंकि N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्साइड या प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम 1 मोल ऑफ एलिमेंट इन इट्स नेचुरल स्टेट, समझ गए ना। तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन जो है, मतलब यहां से ये निकला कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ H2 बराबर 1 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, तो ये दोनों बराबर हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग ये वाली वैल्यू ले लेंगे, तो 2H ऑफ Fe, तो स्टैंडर्ड कंडीशन या नेचुरल स्टेट में जो एंथैल्पी है वो 0 हो जाएगी, तो 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू ये कितना दिया है माइनस का 285 माइनस H ऑफ Fe2O3, H ऑफ Fe2O3 यहां पे आपसे कह रहा है ना। तो Fe2O3 आपसे पूछा ही था, क्या दिक्कत है, डेल्टा H नॉट आपको -33 दिया था, सॉल्व हो जाएगा। H ऑफ Fe2O3 आपसे पूछ रहा था, तो एक मोल के लिए एंथैल्पी चेंज ही जो है वही एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी होती है, प्लस ये हो जाएगा फ्री स्टेट में 0। तो अब इसको सॉल्व करना है भैया, तो हम कैलकुलेटर का सहारा ले रहे हैं, और सवाल तो कर ही लिया हम लोगों ने। 285 इंटू 3 ये हो गया 855, तो ये हो गया -33 बराबर -855, और ये हो गया माइनस डेल्टा H ऑफ Fe2O3। तो डेल्टा H ऑफ Fe2O3 अगर हम देखेंगे तो -855 प्लस 33 हो जाएगा, मतलब -855 33, तो 33, तो ये हो गया माइनस का 822 आना चाहिए, माइनस का 822 आना चाहिए। देखिए माइनस का 822 किस में आ रहा है, तीसरे ऑप्शन में आ रहा है। कुछ नहीं किया, हमको यहाँ पे जो दिया था वो एंथैल्पी चेंज हमें दिया हुआ था, एंथैल्पी चेंज है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। सर दिया तो कंबसन था, तो यहाँ पे रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट क्यों नहीं हुआ,
क्योंकि हमने यूज फॉर्मेशन वाले के लिए किया है। और इसके लिए कैसे आता है रिलेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ एलिमेंट बराबर n इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इट्स ऑक्साइड से हमने H2 के कंबशन की जो वैल्यू है वो बराबर हो जाएगी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर के। वैल्यूज रख दी और हमने आंसर निकाल लिया। तीसरा आंसर बिल्कुल करेक्ट आया है, तीसरा आंसर बिल्कुल करेक्ट आया है। ठीक है, चलें आगे। चलिए देखिए अगला सवाल है, अब ये रिएक्शन दिया है, इसमें Cl2 और H2O रिएक्शन करके पहले HOCl बना लिया और ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। अब यहाँ पे प्लस आएगा इस वाले कार्बन पे क्योंकि ये रेजोनेंस हो जाएगा रिंग के साथ, है ना। तो अब ये जब इसके साथ आएगा तो बनेगा क्या बेटा, ये प्रोडक्ट में इसके साथ आ जाएगा, ये पीएच तो लगा ही है CH3 और इसके साथ आ जाएगा क्या OH और इधर CH2Cl बन जाएगा, CH2Cl बन जाएगा। तो देख लीजिए भैया कौन सा इसमें मैच हो रहा है। तो ये तो पहला ही मैच हो रहा है, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, HOCl को हमने तोड़ा और ऐड कर दिया। चलिए आइए अब देखिए, ये आपको एक सवाल दिया हुआ है, इसमें HBr से रिएक्शन हो रही है, A बन रहा है, ये मेजर है, और HBr से पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हो रही है, ये B बन रहा है। तो ये पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हो रही है HBr से, तो ये तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हो जाएगा। अब आया HBr, तो HBr हम यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे तो अगर इसको प्लस लेते हैं तो ये 1 डिग्री बन रहा है, ये 2 डिग्री बन रहा है। तो ये जो 2 डिग्री कार्बोकैटायन है ये ज्यादा स्टेबल है 1 डिग्री से। लेकिन अगर ये कार्बोकैटायन यहाँ पे चला जाए इस पोजीशन पे तो ये क्या हो जाएगा, ये इन्वॉल्व हो जाएगा रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में। ठीक है, तो रीअरेंज हो जाएगा, ये तो रीअरेंज होके ये यहाँ पे चला जाएगा, समझ गए। अब ये रीअरेंज होके चला गया तो यहां पर अब क्या आ गया, ये Br यहीं पर आ जाएगा। तो बनेगा क्या, देख लीजिए ध्यान से, ये Br यहां पर आ गया। ठीक है, ये Br यहां पर आ गया है। अब इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगा दीजिए। तो अब जो इसमें एडिशन होगा HBr का वो किस तरह से होगा, ये Br यहां पर आ जाएगा। ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ के तहत एडिशन हो गया। तो अब इसमें अगर हम नंबरिंग करेंगे तो ये 1 2 3 हो गया, तो ये 1 2 3 हो गया। तो Br जो है एक बार पहले में लगा है, एक बार तीसरे में लगा है। तो ये कैसे आइसोमर है एक दूसरे के, ये एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर है। क्या है एक दूसरे के, ये पोजीशन आइसोमर है। तीसरा हो गया, 58 का तीसरा आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए आइए देखिए क्या कह रहा है, NaNO2 प्लस HCl। तो यहां पर जो है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो A होगा वो क्या होगा, मैं बना के दिखा दे रहा हूं। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसमें बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग है, बना लीजिए, पहले बना लिया। इससे N लगा है और इससे 2 CH3 लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये NR2 ग्रुप लगा हुआ है देखा जाए तो। अब ये NR2 ग्रुप कैसा इफेक्ट है, प्लस M, और ये कैसे होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। ये कैसे होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो अब अगर हम इस रिंग में बात करें N2 प्लस, और ये इतना हिस्सा कैसा बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव कर रहा है, ये इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव कर रहा है, तो ये इसके पैरा पोजीशन पे जाके लग जाएगा। तो ये इसके पैरा पोजीशन पे जाके लग जाएगा, तो बनेगा क्या, अगर हम लोग देखेंगे तो इस तरह से अब ये आ जाएगा यहाँ पे N डबल बॉन्ड N, और ये रिंग आ जाएगी इधर। ग्रीन पेन से बना देते हैं जिससे आपको प्रॉपर दिखाई दे। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हो, ये CH3 लगा है इधर। ठीक,
सबसे पहले NaNO2 से ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनी। अब इसमें आपको ये दिया है तो N-Al2 कैसा बिहेव कर रहा है, प्लस M इफेक्ट शो करता है, तो प्लस M ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, तो ये मेजर हमें चाहिए तो और ये जो होगा पैरा वाला हो जाएगा। तो ये जो N2 प्लस रिंग के साथ है ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, तो ये पैरा पोजीशन पे जाके इससे जुड़ जाएगा कुछ इस तरह से। तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा फोर्थ आंसर आ जाएगा। फोर्थ आंसर जो है वो फाइनल प्रोडक्ट है। ठीक है भाई, चलें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 60। अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर। 0.37 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लोरो गेव 0.57 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन कैरियस एस्टिमेशन, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ Cl। तो सिंपल सवाल है, फार्मूला बेस्ड। परसेंटेज क्लोरीन बराबर होता है 35.5 और AgCl का होता है 143.5 इंटू W1/W इंटू 100। ठीक है, तो ये हो गया 35.5 143.5 इंटू W1 कितना है यहाँ पे, ये 0.5740 अपॉन W कितना है 0.3780 इंटू 100। तो ये सॉल्व कर लेंगे जब हम यहाँ से, तो ये इनको सॉल्व करने पर जो आता है ये आ रहा है 2037.7 अपॉन 54.24। तो सॉल्व करने पे 37.5 आ रहा है, 37.5 आता है। क्या आता है सॉल्व करने पे 37.5। पहला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। क्या हो जाएगा 60 के लिए। ठीक, चलिए EDTA लिगेंड इज हेक्साडेंटेट एंड चिलेटिंग लिगेंड, बिल्कुल सही है। तो पॉलीडेंटेट है ही है, तो चिलेटिंग तो होगा ही, है ना। हेक्साडेंटेट है, बिल्कुल सही है। और इसमें जो EDTA है वो इथाइलिन डाईअमीन टेट्रा एसीटेट होता है। क्या होता है, इथाइलिन डाईअमीन टेट्रा एसीटेट। क्या होता है, टेट्रा एसीटेट होता है। ये होता है। देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। तो अब यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो EDTA है 4 N एटम्स, गलत है, यहाँ तो 2 है, तो यहाँ 2 N होने चाहिए। और 2 डोनर एटम, यहाँ पे तो 4 है, यहाँ 4 होना चाहिए, है ना। तो ये उल्टा लिखा हुआ था यहाँ पर, इसीलिए हमने बना के दिखा दिया जिससे आपको क्लियर हो जाए। तो पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है। तो असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज फॉल्स। तो सेकंड आंसर हो गया इसका। इसका आंसर क्या हो गया, सेकंड हो गया। ये देखिए दिया हुआ है आपको बना के। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन वायलेट EAN रूल। तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन अराउंड सेंट्रल मेटल की बात हो रही है ना। और EAN निकालने का तरीका क्या होता है हमने बताया है कई बार, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, ये होता है, ये होता है। अब आप देखोगे तो एटॉमिक नंबर, अब यहां पे देखो FeCO5, आइए निकाल के देखते हैं। एटॉमिक नंबर 26, ऑक्सीडेशन नंबर 0 है यहाँ क्योंकि CO न्यूट्रल इसमें C है, प्लस 2 इंटू 10, तो ये 36 हो रहा है, फॉलो कर रहा है। यहाँ पे निकालिए EN, तो क्रोमियम का 24, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, प्लस 2 इंटू 6, तो ये कितना हो गया 21 और ये 33, ये नहीं फॉलो कर रहा। सेकंड ऑप्शन यही हो जाएगा। और अगर नेक्स्ट नोबल गैस से जो इलेक्ट्रॉन का सम है उससे वो कम आता है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा बिहेव करता है, और ज्यादा आता है तो रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा बिहेव करने का काम करता है। तो यही सेकंड आंसर इसका हो जाएगा। अब एक और निकाल के देख लेते हैं इस केस में। तो इसके लिए 26 और ऑक्सीडेशन नंबर इसकी कितनी हो जाएगी 2 प्लस 26 माइनस 2 प्लस 2 इंटू 6,
तो 24 12 ये भी 36 हो गया। इसको निकाल के देखोगे तो 27 3 24, 27 3 24 और प्लस 2 इंटू 6 ये भी 36 है, ये भी फॉलो कर रहा है। तो दूसरा ऑप्शन जो है वो नहीं कर रहा है। तो यहां पर जो है 62 का सेकंड हो जाएगा, 62 का क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिबिट बाई, यहां पर आपको दिया है, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा NO2 को। तो NO2 जो है यहां पर एम्बीडेंटेट लीगेंड है, एम्बीडेंटेट लीगेंड का काम कर रहा है। एक से ज्यादा डोनर साइट्स हैं लेकिन एक बार में एक ही डोनर साइट यूज हो रही है। तो एम्बीडेंटेट लिंकेज आइसोमेरिज्म को प्रिफर करता है। लिंकेज आइसोमेरिज्म तो कंफर्म है भाई, NO2 माइनस है तो इसको हम क्या ONO माइनस भी लिख सकते हैं, बिल्कुल है ना। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म तो होगा ही। तो यहां पर और अगर M A2 B2 और AA टाइप कॉम्प्लेक्स होता है कोई, ठीक है ना, यहां पे ये बाइडेंटेट लीगेंड है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो करता है। इस तरह का कॉम्प्लेक्स जो होता है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो करता है। जब एक बाइडेंटेट लीगेंड हो और वो डिफरेंट मोनोडेंटेट लीगेंड के साथ इस तरह से प्रेजेंट होता है तो वो जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो करने का काम करता है। सिस और ट्रांस का फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर GI और लिंकेज दोनों आइसोमेरिज्म शो होंगे। 63 का क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए तो लिंकेज आइसोमेरिज्म के लिए देखिए लिखा है कंटेनिंग एम्बीडेंटेट लीगेंड ONO NO2, देख लीजिए ध्यान से, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको देखना। इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस सेंट्रल मेटल आयन इज Fe3 प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड। तो Fe का कॉन्फ़िगरेशन पहले लिख लीजिए 4s2 3d6। Fe3 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 3d5 होगा। इट शोज पैरामैग्नेट इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड जो होते हैं SFL स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड क्या करते हैं, कॉजेज पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करने का काम करते हैं। तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर यहां पे अगर हम करवा देंगे तो ध्यान से देखिए, शुरुआत में तो भाई आइए आपको सही से बना के दिखा देते हैं। 1 2 3 4 5, अब पेयरिंग होगी तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ एक नजर आ रहा है, तो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आएगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को करेगा ही करेगा। समझ पा रहे हैं। तो फोर्थ आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 64 का भैया, 64 का क्या हो जाएगा, फोर्थ आंसर हो जाएगा। चलिए ये दिया हुआ है, ये जो रिएक्शन दी है इसी के लिए ये मेंशन कर रहा है। तो इसको अगर हम समझ लें ध्यान से तो कहीं ना कहीं आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, -dA/dt बराबर -dB/dt बराबर, इसको क्या लिख सकते हो 3/2 dC/dt। ठीक, यही तो लिख सकते हो। इससे रिएक्शन कैसे बनाओगे, इसके लिए स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 होगा भाई। माइनस क्या बताता है, डिसअपीयरेंस को, प्लस क्या बताता है, अपीयरेंस को, तो उसका तो कोई रोल है नहीं, तो यहां तो कोएफिशिएंट 1 है। तो रिएक्शन यहां क्या होगी 1A प्लस 1B, और रिएक्शन में यहां पे क्या होगा, ये 1 अपॉन होता है तो ये हो जाएगा 2/3C, इससे यही रिएक्शन तो बनेगी। अब ये 3 को उधर भेज दें अगर हम, तो 3A प्लस 3B और बना क्या 2C। अब जरा कंपेयर करिए, XA प्लस YB और ZC, तो X कितना हो गया 3 हो गया, Y कितना हो गया 3 हो गया, Z कितना हो गया 2 हो गया, तो 3 3 2। देख लीजिए अपोजिट करके हमें इसको करना था। इस
एक्सप्रेशन से रिएक्शन लिखनी थी और कंपेयर कर देना था और एक्स वाई जेड को निकाल लेना था इस सवाल में। इस सवाल में आपको इतना ही करना था, ठीक है। तो x3 y3 और z2 ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 65 के लिए। 65 के लिए क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 66 में चलेंगे हम लोग। यहां पर पेयर्स ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट रेडियस ऑफ स्पीसीज अमंग MgAl Mg2 प्लस एंड Al3 प्लस, ठीक है ना। तो अगर हम लोग यहां पे देखेंगे इसको तो Mg और Al, तो Mg और Mg2 प्लस में Mg बड़ा होगा, Al और Al3 प्लस में Al बड़ा होगा, ठीक है। पेरेंट एटम जो है अपने कैटायन से जो होता है वो बड़ा होता है, ठीक। और Mg और Al में Mg बड़ा है, ठीक है। और अगर Mg2 प्लस और Al3 प्लस की बात करते हैं तो ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी के लिए क्या होता है, ये Mg2 प्लस इस केस में बड़ा हो जाएगा। तो अगर हम सब कुछ इसमें देख लें, आपसे कह रहा है कि इसमें स्मॉलेस्ट कौन होगा, तो स्मॉलेस्ट यहां पर Mg और Al में Al छोटा और Al से भी छोटा क्या है, Al3 प्लस। तो Al3 प्लस तो स्मॉलेस्ट हो गया, है ना। और Al3 प्लस से बड़ा Al और Al से बड़ा Mg, तो बड़ा क्या हो गया, Mg लार्जेस्ट हो गया, Mg लार्जेस्ट हो गया, Mg यहां पे लार्जेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो Al3 प्लस क्या हो गया, स्मॉलेस्ट हो गया, और Mg क्या हो गया यहां पर, भाई यहां तक हो गया। अब यहां पे कह रहा है Mg जो है वो Al से बड़ा है, लेकिन Mg2 प्लस जो है वो Mg से छोटा है। तो Al3 प्लस हमने यहाँ पे आपस में रिलेट करके देख लिया कि Al3 प्लस सबसे छोटा है और Mg जो है वो लार्जेस्ट है। तो देख लीजिए कौन सा यहाँ पे स्मॉलेस्ट पहले पूछा, लार्जेस्ट बाद में पूछा है। थर्ड आंसर हो रहा है क्वेश्चन नंबर 66 का। क्या हो रहा है, थर्ड आंसर हो रहा है, ठीक है। चलिए, आयनिक रेडियस का सवाल था और ये एग्जाम्पल से लिया गया है। लार्जेस्ट स्पीसी Mg है और स्मॉलेस्ट Al3 प्लस। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, CrO5 तो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है और यहां पे क्रोमियम +6 में होता है, सब लोग जानते हो। इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो यहां पे क्रोमियम +6 में होता है, सब लोग जानते हैं। VO43 में जो है आइडेंटिफाई द, ये तो करेक्ट है, +6। तो यहाँ पे VO43 माइनस में V प्लस -2 इंटू 4 बराबर -3, तो V बराबर +5 हो गया, तो ये भी सही हो गया। HAuCl3 तो +1 प्लस AU प्लस -1 4 बराबर 0, तो AU बराबर +3, ये भी सही हो गया। Li3n लिथियम नाइट्राइड तो +1 इंटू 3 प्लस n बराबर 0, तो n का आना चाहिए -3, यहाँ माइनस का बना रहा है, यही गलत हो गया। फोर्थ आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 में फोर्थ आंसर करेक्ट है भैया, देख लीजिए ध्यान से। फोर्थ आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब इसमें हम देखते हैं, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, RCH2COH और X2 रेड फास्फोरस वाटर, तो ये HVZ रिएक्शन है, सब लोग जानते हैं। इसमें क्या बनता है, RCH, यहाँ X आ जाएगा और COH, रिएक्शन है HVZ। रिएक्शन कौन सी है, HVZ रिएक्शन है। तो A का थर्ड पहले में भी है दूसरे में भी है ना, A का थर्ड पहले में भी है दूसरे में भी है। अब ये जो है, ये दूसरे वाले में अगर हम देखेंगे तो ये डायरेक्टली सैलिसिलिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा, सैलिसिलिक एसिड बनेगा, ठीक है। तो ये कोलवेज रिएक्शन हो जाएगा। तो बी का सेकंड एक ही ऑप्शन है, मतलब सेकंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक। और जो तीसरा वाला है ये टीमन रिएक्शन है और इसमें जो है सैलिसल्डिहाइड बन जाता है। क्या बन जाता है, सैलिसल्डिहाइड बन जाता है।
तो C का 4 हो गया। और ये जो CrO2Cl2 के साथ टोलुइन की रिएक्शन है, ये इटाल्ड रिएक्शन है, तो जो D है वो D का 1 हो जाएगा। इटाल्ड रिएक्शन है ये, इटाल्ड रिएक्शन है ना, तो ये सीधे सीधे बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं। ठीक, तो ये हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 68 तक का डिस्कशन, और मुझे उम्मीद है कि यहां तक आपको डिस्कशन समझ में आ गया होगा, चीजें क्लियर हो गई होंगी, और जो पॉइंट आपके गलत हुए थे आपने इसको सीखा होगा। जितनी बातें हैं इसमें आप देख लीजिएगा, और इसके आगे का डिस्कशन रिस्पेक्टेड रवि सर करेंगे, तो सर के साथ आगे का डिस्कशन कंटिन्यू करिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए बेटा, अब देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 69। ठीक है, 68 तक बेटा स्वप्निल सर ने कर दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बेटा 69, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। आपसे बेटा देखो, आपको एक गैल्वेनिक सेल दिया है, ई सेल निकालना है। तो देखो बेटा, ई सेल का फॉर्मूला क्या होता है? ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log Q। देखो तो बेटा हमें तीन चीजें मालूम होनी चाहिए। ई नॉट सेल, ई नॉट सेल बेटा क्या होता है? ई नॉट कैथोड राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। तो देखो राइट बेटा क्या है? गोल्ड का है 1.5 माइनस ई नॉट लेफ्ट यानी माइनस 0.25, तो ये बेटा प्लस 1.75 वोल्ट हो गया। तो यहाँ बेटा 1.75 रख दिया। अब n और q के लिए बेटा बैलेंस इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो अगर आप बैलेंस इक्वेशन लिखोगे तो देखो बेटा ये होगा 3ni ट्वाइस au ट्रिपल प्लस गिव्स 3ni डबल प्लस बेटा ट्वाइस au। अब जरा देखो इसके q का फॉर्मूला क्या हुआ बेटा? ni डबल प्लस इसका क्यूब कर दो, au ट्रिपल प्लस का बेटा क्या होगा? स्क्वायर। अब देखो ni डबल प्लस बेटा कितना दिया है? 0.01, इसका क्यूब हो गया। नीचे बेटा 0.1 है, नीचे बेटा 0.1 का क्या है? 0.1 बेटा आपका ये हो गया स्क्वायर हो गया। ठीक है, 0.1 स्क्वायर हो गया ये। तो अब जरा इसकी वैल्यू अगर आप देखोगे तो ये बेटा 10 की पावर माइनस 4 हो गया। ठीक है, ये 10 की पावर माइनस 6 है, नीचे बेटा 10 की पावर माइनस 2 है, 10 की पावर माइनस 4 हो गया। ठीक भाई, अब आइए जरा यहाँ रखिए, और इसके n की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी? 6.059 अपॉन बेटा 6 इंटू लॉग 10 की पावर माइनस 4। सॉल्व करो बेटा, 1.75 माइनस, ये देखो बेटा इसको 0.06 ले लें तो ये 0.01 हो गया। इसका लॉग बेटा क्या होगा? -4, माइनस माइनस बेटा क्या हो जाएगा? प्लस 1.75 प्लस 0.04, 1.75 प्लस 0.04, 1.79। आंसर बेटा 69 का फर्स्ट। अगला देखिए, केवल नस्ट इक्वेशन का सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो ये सिल्वर और निकल का है। अब देखिए बेटा, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड इन लेबोरेटरी वर्क एज। तो देखो बेटा, जब परसेंटेज बाय मास दिया हो, डेंसिटी दी हो, तो शॉर्टकट बेटा याद रखो 10 इंटू परसेंटेज इंटू डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो 10 परसेंटेज बेटा कितना है? 63, डेंसिटी बेटा 1.5, मॉलिक्यूलर वेट 63, कैंसिल, आंसर बेटा 1.5 हो गया। तो करेक्ट आंसर बेटा, सॉरी 1.5 नहीं 15 हो जाएगा बेटा, 10 का मल्टीप्लाई भी हो रहा है ना, तो ये हो गया बेटा 15 है। आंसर बेटा हो गया थर्ड। नेक्स्ट देखो बेटा, ए पार्टिकल ऑफ मास 0.01 ग्राम
डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछ रहा एच अपॉन एम वी। अब बेटा एच की वैल्यू सबको मालूम है, दिया भी है। अब देखो एम बेटा हम किस में रखेंगे, किलोग्राम में, और दिया किस में है, ग्राम में। तो 0.01 इंटू 10⁻³ बेटा किलोग्राम हो गया। अब वेलोसिटी में देखो क्या रखेंगे, लाइट की वेलोसिटी बेटा कितनी होती है, 3 इंटू 10⁻, इतने परसेंट है, तो इतने परसेंट मतलब डिवाइड बाई 100। तो ये बेटा 3 इंटू 10⁻⁻6 हो गया, नहीं -6 नहीं, बेटा ये +2 बचा। ठीक, अब इसको जरा सॉल्व करो। तो देखो बेटा ये 6.6 इंटू 10⁻34 अपॉन बेटा क्या बचा, यहाँ देखो 10⁻³ बचा, तो ये 3 इंटू 10⁻³ बचा। ऊपर ले जाओ बेटा, 6.6 इंटू 10⁻31 हो गया, डिवाइड बाई 3, ये बेटा 2.2 इंटू 10⁻31 हो। आंसर देख लो कौन सा है बेटा, 71 का थर्ड। नेक्स्ट देखो, मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। देखो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की बात कर रहा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात नहीं कर रहा, एडिशन की बात कर रहा। तो यहां बेटा रिंग पार्टिसिपेट नहीं करेगी, ठीक है ना। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मतलब ये जो एल्कीन है, चारों में डबल बॉन्ड है, इसके अराउंड बेटा एडिशन होना। तो आप सबको मालूम है एल्कीन क्या देना पसंद करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इंटरमीडिएट क्या होता है, कार्बोकेटाइन। तो जिसका कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो बेटा आपका आंसर होगा, ठीक है। जिसका कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल। अब जरा पहले वाले का देखो, पहले वाले में बेटा अगर आप H+ जोड़ते हो, ठीक है ना, तो देखो इस कार्बन पे हमने पॉजिटिव चार्ज कर दिया, ये बेटा CH2, ये बेटा CH3, ठीक, और यहां पर बेटा H। तो देखो पहले वाले ऑप्शन में बेटा 2 डिग्री का कार्बोकेटाइन बन रहा, ठीक। देखो ये बेटा बेंजाइल कार्बोकेटाइन है और बेटा 2 डिग्री का है। अब जरा दूसरे ऑप्शन में देखो, दूसरे ऑप्शन में देखो बेटा, यहां पर भी कार्बोकेटाइन बन रहा। देखो इधर आपका CH3 है, ठीक, यहाँ पे बेटा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3। अब जरा देखो ये 3 डिग्री का, देखो ये 2 डिग्री का बेंजाइलिक है, ये बेटा 3 डिग्री का बेंजाइलिक है। यहाँ बेटा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी बेटा किससे मिल रही है, अल्फा हाइड्रोजन से, हाइपर कॉन्जुगेशन से। तो करेक्ट आंसर बेटा सेकेंड। अब जरा इसमें देखो, अगर आप थर्ड देखोगे, थर्ड वाले में आपका कार्बोकेटाइन क्या बनेगा, ये CH2 हुआ, ये CH+ हुआ, ये CH3 हुआ। देखो 2 डिग्री का है लेकिन बेंजाइलिक नहीं, एल्काइल है, तो इसलिए बेटा बहुत कम स्टेबल। इसमें बेटा 3 डिग्री का बनेगा लेकिन बेंजाइल नहीं होगा, इसमें अगर आप कार्बोकेटाइन बनाओगे, ठीक। तो देखो ये आपका CH2 हुआ, ये आपका बेटा C, इधर बेटा CH3 हो गया, इस पे चार्ज प्लस, इस पे बेटा CH3, तो इसका ये कार्बोकेटाइन, देखो ये बेटा 3 डिग्री का, ठीक है ना। लेकिन ये बेटा बेंजाइलिक नहीं है, पहला और दूसरा बेंजाइलिक है, तीसरे और चौथे में कार्बोकेटाइन बेटा बेंजाइलिक नहीं है। तो पहले और दूसरे में बेटा बेंजाइलिक है, पहले में सेकेंडरी बेंजाइलिक है, सेकेंड में टर्सरी बेंजाइलिक। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, सेकेंड वाले का आंसर ही होगी। अगर ओवरऑल ऑर्डर देखोगे तो सेकेंड, सेकेंड के बाद फर्स्ट, फर्स्ट के बाद फोर, फोर के बाद थर्ड। अगर आप ओवरऑल ऑर्डर देखोगे तो 2, खैर इसे पूछा नहीं गया तो छोड़ दीजिए आप, वैसे 2, 1, 4, 3 होगा, ठीक है बेटा। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर बेटा सेकेंड। फिर से देखो,
कंफ्यूजिंग क्वेश्चन अगर आपने ध्यान नहीं देखा, इलेक्ट्रोफिलिक देखा बेंजीन रिंग, तो आप सोचोगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहा। अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करता, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करता तो हम देखते रिंग कहां पर, यहीं पर अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लिखा हो तो हम देखते बेटा रिंग कहां पर एक्टिवेट हो रही है। तो देखो यहां पर बेटा 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है ना। हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण बेटा ये इसको क्या करते हैं, स्टेबलाइज, ठीक। तो इसलिए बेटा हम वहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन देख लेते, यहां पर भी देखो हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण क्या करता है, स्टेबलाइज। तो यहां पर हम लोग ये देख लेते, लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है तो हम लोग एल्कीन वाला फंडा लगाएंगे, यहां पर एडिशन करना, यहाँ एडिशन करना, यहाँ। तो इंटरमीडिएट क्या होता है, कार्बोकेटायन। तो बेटा हम लोग कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देखेंगे, और जहां कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा। चलिए अगला देखिए, तो आंसर बेटा इसका हो गया सेकंड, 72 का। नेक्स्ट देखो बेटा, टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, ये तो फिजिक्स का क्वेश्चन है, सबको निकालना होता होगा। देखो सिग्निफिकेंट फिगर बेटा इसको काउंट करते नहीं, और जब दो नॉन जीरो नंबर के बीच में जीरो हो तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर मानते हैं। तो टोटल बेटा कितने हो गए, 4, 73 का सेकंड। फिर देखिए बेटा, डेनियल सेल ऑक्सीडेशन प्लेस एट कैथोड, गलत। ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होता है, चाहे इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो या डेनियल सेल यानी गैल्वेनिक सेल। ऑक्सीडेशन बेटा हमेशा एनोड पे, कैथोड पे रिडक्शन। इन डेनियल सेल जिंक डिजॉल्व, देखो बेटा जिंक कॉपर गैल्वेनिक सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, डेनियल सेल। ऑक्सीडेशन आप किसका होता है बेटा, जेडेन का। रिडक्शन आप किसका होता है, कॉपर का। एनोड पे जेडेन का ऑक्सीडेशन होता है। जेडेन बेटा जेडेन डबल प्लस में डिसॉल्व होता है एनोड पर, ऑक्सीडेशन आप सेल में, रिडक्शन आप सेल में नहीं। तो ये बेटा गलत है, तो दोनों स्टेटमेंट गलत है। आंसर 4। फिर देखिए बेटा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, देखो फिर इसमें ट्रिक की गई है। देखो यहाँ पर कार्बन बेटा कितने, 5, यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, यहाँ पे 4। तो पक्की बात है 5 कार्बन वाले का 4 से ज्यादा होगा। अब यहाँ देखो एक बार ब्रांचिंग है, यहाँ 2 बार ब्रांचिंग है, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा बेटा, 5 कार्बन लीस्ट ब्रांचिंग, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट का, फिर बेटा सेकेंड का, फिर बेटा 4 का, फिर बेटा थर्ड का, ठीक है। तो ये आपका बेटा आइसोपेंटेन है, नियोपेंटेन है। तो बेटा आइसो वाले का सबसे ज्यादा होता है नॉर्मल का, फिर आइसो का, फिर बेटा नियो का। और इसमें देखो बेटा ये ब्यूटेन है, ये 2 मिथाइल प्रोपेन है। तो बेटा यहाँ देखो ब्रांचिंग है, तो ब्यूटेन का बेटा 2 मिथाइल प्रोपेन से ज्यादा। तो सबसे ज्यादा फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर 4, फिर थर्ड। आंसर बेटा क्या हो गया, फर्स्ट। तो 75 का बेटा फर्स्ट। अब जरा देखिए 76, हाइपर कॉन्जुगेशन इज ए परमानेंट इफेक्ट, बिल्कुल सही बात है। मेजोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये सब बेटा क्या है, परमानेंट इफेक्ट है, ठीक। हाई और इंडक्टिविटा परमानेंट है, इलेक्ट्रोमेरिक क्या होता है, टेम्परेरी। हाइपर कॉन्जुगेशन इज नॉट शोन बाय एथीन, बिल्कुल सही है। एल्कीन हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करते, क्यों। हाइपर कॉन्जुगेशन शो करने के लिए बेटा पहली कंडीशन क्या है, डबल बॉन्डेड कार्बन के, एक मिनट, डबल बॉन्डेड कार्बन के बगल में, बगल वाला कार्बन बेटा अल्फा sp3 होना चाहिए, और उसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन। तो देखो बेटा ये आपका इथाइन है, सॉरी एथाइलिन है, इसके पास कोई अल्फा कार्बन नहीं है, नो अल्फा कार्बन, नो अल्फा हाइड्रोजन, हाइपर कॉन्जुगेशन देगा। लेकिन अगर बेटा यही प्रोपीन होता, यही बेटा अगर प्रोपीन होता, देखो ये फंक्शनल ग्रुप, ये कार्बन अल्फा, कितने अल्फा हाइड्रोजन, 3, ये हाइपर कॉन्जुगेशन बेटा शो करेगा। वही एल्कीन बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन शो करती है जिनके पास
अल्फा कार्बन हो, डबल बॉन्डेड कार्बन के बगल वाला अल्फा कार्बन, एंड शुड बी sp3, और उसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन। हाइपर कॉन्जुगेशन बेटा शो कौन करता है? एल्कीन, फिर बेटा एल्काइल बेंजीन, एल्काइल कार्बोकेटायन, एल्काइल फ्री रेडिकल, ये सब हाइपर कॉन्जुगेशन शो करते हैं। पहली और कंडीशन क्या? अल्फा कार्बन sp3 हो और उस पे कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन। तो पहला बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन नॉट शोन बाय एथीन सही स्टेटमेंट है, तो दोनों स्टेटमेंट बेटा सही है। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट, तो 76 का बेटा 1 हो गया। 76 1। अब आइए 77। देखो बेटा ये रिएक्शन है A प्लस 2B गिव्स 3C। ठीक बेटा, ये कह रहा है इनिशियली दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, 1 1 ले लिया। ठीक, अब आइए इक्विलिब्रियम पर। इक्विलिब्रियम पे मान लो बेटा इसका x खर्च हुआ, तो इसका बेटा कितना खर्च होगा? 2x, और इसका कितना बनेगा? 3x। अब बेटा ये क्या कर, x निकालने का क्लू क्या है? A और C की कंसंट्रेशन बेटा सेम है, A बेटा कितना है? 1 माइनस एक्स, C बेटा कितना है? 3x। ठीक है ना? तो बेटा 1 बराबर कितना हुआ? 4x, x बराबर कितना हुआ? 1/4। ठीक, x बराबर 1/4, तो बेटा ये कितना बना? 3 इंटू 1/4, 1 माइनस 2 इंटू 1/4, यानी बेटा ये 1/2 बचा, और ये बेटा 1 माइनस 1/4, ये कितना बचा? 3/4। निकालिए जरा केसी। केसी बेटा क्या हुआ? c का क्यूब, 3/4, 3/4, 3/4, 3 बार लिख दिया। नीचे बेटा a कितना? 3/4, और b कितना? 1/2, 1/2। तो देखो एक ये कैंसिल हो गया, ये बेटा कैंसिल हो गया, तो बेटा ऊपर क्या बचा? 9, एक 4 बच जाएगा, 9/4, 2.25। आंसर बेटा 77 का सेकंड, 77 का आंसर सेकंड। अगला देखिए, बेटा ये देखो किस टाइप का सॉल्ट है, 3:2। तो बोलो KSP बेटा क्या होगा? 108 S की पावर 5। फॉर्मूला याद है ना? x की पावर x, y की पावर y, s की पावर x प्लस y। तो यहाँ पर बेटा x बराबर कितना है? 3, y बराबर कितना है? 2। रखोगे ये फार्मूला आ जाएगा। 108 s की जगह क्या रखा? 1 इंटू 10 की पावर माइनस 5 की पावर 5, 108 s की पावर बेटा कितना हो गया? 5। क्लियर बेटा? सॉल्ट कैल्शियम फॉस्फेट 3:2। रखो बेटा x बराबर 3, y बराबर 2। फॉर्मूला क्या आया? 108 s की पावर 5, s की वैल्यू दिए, रख दिया, आंसर हो गया। एक मिनट, कौन सा आंसर हुआ बेटा? 108 इंटू 10 की पावर माइनस, थर्ड आंसर। फिर देखिए बेटा, मैचिंग का क्वेश्चन है। देखिए बेटा पहला, इतने मॉलिक्यूल नाइट्रोजन के हैं। तो देखो मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का है, तो एटम में जाने के लिए कितना? देखो यहां पर मॉलिक्यूल बेटा Na/2 है, तो जब इसको बेटा हम एटम में कन्वर्ट करेंगे तो Na/2 मल्टीप्लाइड 2, तो बेटा Na एटम हो। तो A का करेक्ट आंसर बेटा क्या हो गया? 4। A का 4 हो गया। फिर देखो 1 मोल ऑफ O2, इसमें बेटा मॉलिक्यूल कितने हैं? N0, तो एटम बेटा कितना होगा? 2N0। तो B का बेटा करेक्ट आंसर क्या हो गया? N0 कौन सा है? सॉरी 2N0। B का बेटा फर्स्ट हो गया। तो देखो A का 4, B का फर्स्ट, आंसर हो गया थर्ड। चलो बाकी भी मिला लेते हैं। C में आओ, 44.8 लीटर, कितने मोल हुआ बेटा? 2 मोल हुआ। मॉलिक्यूल बेटा कितना हुआ? 2N0। तो एटम बेटा क्या होगा? 4N0। ठीक, तो बेटा आपका C का 4N0
सी का बेटा सेकंड हो गया। डी चेक कर लो, 8 ग्राम ऑक्सीजन, तो 1/4 बेटा क्या हुआ, मोल। मॉलिक्यूल कितना हुआ, 1/4 n0, और एटम के लिए बेटा 2 का मल्टीप्लाई तो n0/2, तो डी का बेटा क्या हो गया, थर्ड। तो करेक्ट आंसर बेटा आपका थर्ड हो गया। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कीटोन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन होगा यहाँ पे, एसाइलेशन। तो देखो बेटा, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन से एरोमेटिक कीटोन बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो देखो बेटा, एसाइलेशन में होता क्या है, बेंजीन की रिएक्शन या बेंजीन का डेरिवेटिव CH3COCl से रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, क्या बना लेगा बेटा, एसिटोफिनोन, ठीक। अब जरा देखिए, सब में एसिटोफिनोन बन रहा है। देखो यहां पर बेटा H की, यहां से H हटके क्या लगा है, OCH3 लगा हुआ है। ये बेटा रिंग को एक्टिवेट कर रहा है, ये रिंग को एक्टिवेट कर रहा, तो ये बेटा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन को बढ़ावा दे रहा, तो बेटा फर्स्ट में बनेगा CH3। ये भी बेटा रिंग को हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण क्या कर रहा है, एक्टिवेट। ये भी बेटा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के रेट को बढ़ा रहा है, तो यहां पर भी बेटा एसाइलेशन हो जाएगा। यहां पर देखो NO2 बेटा रिंग को क्या कर रहा है, डीएक्टिवेट, -M के कारण डीएक्टिवेट कर रहा है रिंग को, बेंजीन रिंग को क्या कर रहा है, डीएक्टिवेट। बेटा ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा रहा है, और NO2 बहुत स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो बेटा वो बेंजीन रिंग को बहुत ज्यादा डीएक्टिवेट कर देता है, जिससे नाइट्रोबेंजीन एसाइलेशन रिएक्शन नहीं दे पाते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर बेटा हो गया थर्ड, ये नहीं दे। और देखो यहाँ इथाइल बेंजीन भी बेटा रिंग को क्या करेगा, एक्टिवेट। कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, 2। किस कारण एक्टिवेट करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो देखो बेटा, पहले वाले में रिंग एक्टिवेट हो रही +M के कारण, दूसरे वाले में बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ रिंग डीएक्टिवेट हो रही, यहाँ एक्टिवेट हो रही, तो जहां डीएक्टिवेट होगी वहां रेट ऑफ रिएक्शन बहुत कम होगा, वहां बेटा आपका नाइट्रेशन नहीं, सॉरी एसाइलेशन नहीं हो पाएगा। तो 80 का आंसर थर्ड। अगला देखिए, लिगेंड इन एंटी कैंसर ड्रग सिस्प्लेटिन, सबको मालूम है बेटा अमोनिया और क्लोरीन 2 लिगेंड होते हैं। 81 का बेटा 1। आइए बेटा, ये देखो इन्होंने दिया ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ये सिस्प्लेटिन है, ये ट्रांसप्लेटिन है, ये बेटा आपका यूज होता है। देखो अमोनिया लोन पेयर दे रहा, क्लोरीन बेटा लोन पेयर दे रहा। अगला देखिए, बेंजल्डिहाइड ऑन रिएक्शन विथ एसिटोफिनोन। देखो बेटा, ये आपका बेंजल्डिहाइड, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है इसके पास, लेकिन बेटा एसिटोफिनोन के पास अल्फा हाइड्रोजन है। तो जब 2 कार्बोनिल कंपाउंड लो, एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है, एक के पास बेटा नहीं है, तब बेटा एल्डोल कंडेंसेशन तब भी होगा, और उसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस एल्डोल। आपको बेटा करना क्या है, ये वाला बॉन्ड यहां से तोड़िए, इस पे प्लस चार्ज दीजिए, इस पे माइनस, क्योंकि इंटरमीडिएट इसमें क्या होता है, कार्बन आयन। और ये बेटा इसको पोलराइज कर दो, इस पे प्लस इस पे माइनस, अपोजिट वाले को जोड़ दो बेटा, जोड़ो C6H5 एज इट इज। देखो ये C है, ठीक। यहाँ बेटा क्या हो गया, OH, इधर बेटा H एज इट इज, इस कार्बन को बेटा इस कार्बन से जोड़ दो, CH2, C डबल बॉन्ड हो C6H5, ये आपका बेटा क्या बन गया, एल्डोल। लेकिन साथ में बेटा क्या करें, बेंजल्डिहाइड ऑन रिएक्शन विथ एसिटोफिनोन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर इतना होता तो आंसर ये होता। अब बेटा इसको हीट कर रहे हो, हीट करोगे तो बेटा अल्फा बीटा एलिमिनेशन, यहां से बेटा OH हटेगा, यहां पर देखो डबल बॉन्ड आ जाएगा, प्रोडक्ट क्या होगा C6H5, यहां से देखो हट गया ये,
CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, C6H5। देख लो बेटा कौन सा ऑप्शन है। आई थिंक इसका आंसर बेटा फर्स्ट हो गया। ये क्रॉस एल्डोल का एग्जाम्पल है। अगला देखिए बेटा, इन्होंने तो बेटा सिंपल एल्डोल दिया है, एनसीईआरटी का, इन्होंने सिर्फ ये तो इन्होंने एल्डोल बताया कैसे बनता है। वो बेटा किसका एग्जाम्पल है? क्रॉस एल्डोल का। बेंजल्डिहाइड इटसेल्फ एल्डोल नहीं देता, लेकिन बेंजल्डिहाइड अगर किसी दूसरे कार्बोनिल के साथ बेटा NaOH से रिएक्ट कर रहा तब एल्डोल दे देगा, अगर दूसरे के पास अल्फा हाइड्रोजन। एक अननोन कंपाउंड है, देखो बेटा DNP, ठीक। तो DNP देखो बेटा, DNP जो रिएजेंट होता है वो कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं उसका डिटेक्शन करता है, ठीक। तो आपका बेटा अननोन कंपाउंड DNP के साथ निगेटिव टेस्ट दे रहा है, सॉरी DNP के साथ पॉजिटिव। तो DNP के साथ पॉजिटिव दे रहा, इसका मतलब कार्बोनिल कंपाउंड है। टॉलेंस टेस्ट नहीं दे रहा है, इसका मतलब बेटा कीटोन है। टॉलेंस टेस्ट देता तो एल्डिहाइड होता, कीटोन है, ठीक। यानी बेटा इसके दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप। अब ये कह रहा बेटा एलो प्रेसिपिटेट आयोडोफॉर्म दे रहा है। आयोडोफॉर्म बेटा कौन देते हैं? मिथाइल कीटोन। यानी बेटा एक तरफ क्या हो जाएगा? CH3। इसमें कितने कार्बन इंगेज हो गए? 2। टोटल कितने हैं? 5। तो बेटा 3 इधर कर दो। तो आंसर देख लो बेटा कौन सा हो गया? सेकंड। फिर से देखिए, आपका अननोन कंपाउंड C5H10O DNP के साथ पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है, इसका मतलब कार्बोनिल यानी एल्डिहाइड या कीटोन है, ठीक। लेकिन वो निगेटिव टॉलेंस टेस्ट दे रहा है, इसका मतलब एल्डिहाइड नहीं कीटोन है। फिर बेटा कह रहा नहीं वो कीटोन एलो प्रेसिपिटेट दे रहा, आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा, यानी बेटा मिथाइल कीटोन है। तो देखो हमने मिथाइल कीटोन बना लिया। टोटल कार्बन कितने? 5। इसमें कितने गए? 3। तो 2। तो बचे कितने? 3। तो 3 उधर जोड़ दिया। 83 का बेटा सेकंड। देखिए बेटा इसी से बना क्वेश्चन, इसी से बना है। यहाँ C8H8O लिया है, इसी को मॉडिफाई किया गया। DNP2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। फिर देखिए बेटा 84, देखो ये C डबल बॉन्ड और O, देखो बेटा ये आपका एक एस्टर है, CH2 साइक्लिक एस्टर टाइप का है। ये बेटा आपका एस्टर है। पहले जरा इसमें जाने के पहले देखिए बेटा, याद रखिए अगर आपका ये एस्टर है, अगर बेटा इसकी रिएक्शन हम ग्रिग्नॉट रिएजेंट से कराएंगे, ठीक। अगर एस्टर की रिएक्शन बेटा ग्रिग्नॉट से कराते हैं तो पहले बेटा कार्बोनिल कंपाउंड बनता है। कार्बोनिल कंपाउंड में ये वाला आर जाएगा बेटा, ये वाला बेटा नहीं जाएगा, ठीक है ना। और एक आएगा ग्रिग्नॉट का। अगर ग्रिग्नॉट रिएजेंट बेटा एक्सेस में है, ठीक है ना, तो बेटा आपका कीटोन एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाला आर एज इट इज, ये आर डबल डैश एज इट इज, ये बेटा आर डबल डैश। तो याद रखो एस्टर ग्रिग्नॉट रिएजेंट के साथ बेटा पहले कीटोन बनाते हैं, क्लियर। और अगर ग्रिग्नॉट रिएजेंट एक्सेस में है तो वो वाला कीटोन टर्सरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। तो आप ऐसे ही देख लो, टर्सरी अल्कोहल बेटा केवल किस में दिख रहा? फर्स्ट में। पहला आंसर हो गया। बाकी आपको देखो बनाना है तो इधर देखिए, जब बेटा इसकी हम ग्रिग्नॉट रिएजेंट से एक रिएक्शन कराएंगे
देखो इसकी जब बेटा ग्रिग्नॉट रिएजेंट से C6H5 MgBr है, इससे रिएक्शन करा रहे हैं, तो देखो बेटा ये इस तरीके से आयनाइज हो जाएगा, और यहां पर देखो इस पे माइनस, इस पे डबल प्लस, इस पे Br, तो देखो होगा क्या बेटा, ये CH2 एज इट इज, ये वाला, ये CH2 एज इट इज, ये बेटा C इधर CH3 है, ठीक। तो अब जरा देखो जरा इस वाले कार्बन पे, यहां पर बेटा क्या हो जाएगा, O माइनस हो जाएगा, और इधर बेटा आ जाएगा C6H5, ठीक। और ये वाला बॉन्ड आप ब्रेक कर दो, यहां पर भी बेटा क्या आ जाएगा, O माइनस, ठीक है बेटा। अब जरा देखिए इसकी जब फर्दर रिएक्शन आप कराओगे C6H5 MgBr से, या यहां पर आप O माइनस की जगह ये हटा दो, कीटोन बना दो, ठीक। फिर जब इसकी रिएक्शन ग्रिग्नॉट रिएजेंट से कराओगे आप, तो देखो ये CH2 एज इट इज, इधर वाला CH2 एज इट इज, यहां पर देखो अभी कीटोन है, कीटोन से क्या बनेगा, टर्सरी अल्कोहल, ये C6H5 पहले वाला, एक C6H5 बेटा ये और आ जाएगा, और ये C एज इट इज, इधर CH3 एज इट इज, और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, ये बेटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH। तो आंसर बेटा आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट। आप इसको इससे समझ लो ना, सिंपल वे में क्या करना है आपको, पहले बेटा आपका एस्टर, पहले इसको बेटा आप इसको यहां से तोड़ दो, तो पहले बेटा आपका एस्टर क्या बना लेता है, कीटोन, और कीटोन बेटा फिर क्या बनाता है, टर्सरी अल्कोहल। तो वही चीज यहां पर है, यहां पर देखो बेटा टर्सरी अल्कोहल केवल फर्स्ट में आप देखते ही आंसर लगा लो, बाकी आपको बनाना है तो इस तरीके से बना लो। फिर देखिए बेटा ये आपकी एक एमीन है, ठीक बेटा, इसकी रिएक्शन CH3COCl से कर रहे हैं, क्या हो जाएगा बेटा, एसाइलेशन, एसाइलेशन में क्या होगा, ये H बेटा ये निकाल दो यहां से, C डबल बॉन्ड O CS। अब जरा देखिए यहां पर आपको कंफ्यूजन होगा, अब इसकी रिएक्शन LiAlH4 से कर रहे हैं, देखो बेटा अगर कार्बोनिल ग्रुप होता, ये कार्बोनिल ग्रुप नहीं है, ये बेटा एमाइड है, ध्यान रखिएगा, अगर कार्बोनिल ग्रुप होता और LiAlH4 से रिडक्शन कराते हैं, तो बेटा यहां पर OH आ जाता, तब बेटा क्या बनता है, एल्कोहल, तब क्या बनता, C डबल बॉन्ड O किस में कन्वर्ट हो जाता, OH में। क्लियर बेटा, लेकिन ये एमाइड है, एमाइड बेटा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड से रिड्यूस होके एमीन बनाता है, CO CH2 में कन्वर्ट होता है। तो यहां पर देखो बेटा ये आपकी रिंग एज इट इज, ये नाइट्रोजन, ये वाला CO बेटा CH2 में कन्वर्ट होगा, और एक CH3 बेटा पहले से, आंसर क्या हो गया, सेकंड। तो याद रखिए अगर का एल्डिहाइड या कीटोन होता, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन कराते हैं, तो एल्डिहाइड होता तो प्राइमरी अल्कोहल बना लेता, CO किस में कन्वर्ट हो जाता, CHOH में, यहां H और आ जाएगा। कीटोन होता है तो सेकेंडरी अल्कोहल में, लेकिन ये मत सोचना कि ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये एमाइड ग्रुप है, एमाइड में बेटा CO CH2 में कन्वर्ट होता है, ठीक। तो आपका आंसर बेटा सेकेंड। अगला देखिए बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव ब्लड रेड कलर, ब्लड रेड कलर बेटा कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड देता है जिसमें सल्फर भी हो और बेटा नाइट्रोजन भी, और देखो सल्फर और नाइट्रोजन बेटा किसमें है, थर्ड, ठीक है। तो 86 का थर्ड। विटामिन ई के संदर्भ में तो बेटा 87 तो बायो का क्वेश्चन है,
87. Consider the following statement about vitamin E and select the incorrect one. It is water soluble vitamin, गलत है, वाटर इनसॉल्युबल है, तो 87 का 1 ही हो गया। 87 बेटा 1। 88 देखो, देखो ये लिखा हुआ है वाटर soluble vitamin, B group vitamin B and vitamin C are soluble in water, so they are grouped together। और आपसे क्या पूछा है? Consider the it is vitamin E is water soluble, जबकि देखो क्या बता रहा, वाटर soluble बेटा कौन है? विटामिन बी है, ठीक। और विटामिन विच आर soluble in फैट है, डी ई के बेटा क्या है? वाटर इनसॉल्युबल है, फैट soluble है। अगला देखिए, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड, याद रखिए टॉप टू बॉटम जाने पर 5th ग्रुप का हाइड्राइड हो, 6th ग्रुप का हाइड्राइड हो, 7th ग्रुप का हाइड्राइड हो, टॉप टू बॉटम जाने पर एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, अगर एसिडिक कैरेक्टर पूछा जाए। क्यों बेटा? ये आपका सेंट्रल एटम है, ये बेटा बॉन्ड, एसिडिक कैरेक्टर में ये टूट के किस में जाएगा? H+ में। तो जब ऊपर से आप नीचे जाते हो तो बेटा ये वाला बॉन्ड बेटा वीक होता जाता है, क्योंकि M का साइज बढ़ रहा होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती। लेकिन आपका क्वेश्चन किस पर है? बेसिक स्ट्रेंथ पर। तो देखो बेटा, अमोनिया या 5th ग्रुप के हाइड्राइड बेसिक क्यों है? ड्यू टू लोन पेयर, ठीक है ना। आप जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं साइज इंक्रीज करता है, लोन पेयर डिवाइड बाय एरिया बेटा डिक्रीज करता है, लोन पेयर देने की टेंडेंसी बेटा डिक्रीज करती है, बेसिक कैरेक्टर बेटा डिक्रीज करता है। तो NH3 के बाद PH3 ASH3, आंसर थर्ड। फिर देखिए बेटा 89, 3D2 4S2, तो बेटा ये 3D2 4S2 किसका है? एटॉमिक नंबर 22 का, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर 22 का, और 22 बेटा किसका है? डी ब्लॉक का। लास्ट क्वेश्चन देखिए, देखो 22 बेटा किसका है? डी ब्लॉक का। यहां से यहां तक बेटा क्या है? डी ब्लॉक। 21 स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, फिर वेनेडियम। इन वीकली एल्कलाइन सॉल्यूशन, देखो बेटा KMnO4 यानी MnO4 माइनस, अगर एसिडिक मीडियम होता है तब बेटा ये Mn++ में कन्वर्ट होता है, यानी MnSO4 बनाता है। अगर बेटा स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम है, स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम है, तब बेटा ये MnO4 डबल माइनस बनाता है। तब यहां देखो +7, यहां +6, तब बेटा एक का चेंज होता है। आपने पढ़ा होगा एसिडिक में 5 बेसिक 1 न्यूट्रल 3, तो देखो यहां बेटा 5 का चेंज है। लेकिन अगर वीकली बेसिक है, वीकली बेसिक को हम लोग न्यूट्रल भी मानते हैं, तब बेटा ये आपका MnO2 में कन्वर्ट होता है। वीकली बेसिक मीडियम, इसी को हम लोग न्यूट्रल भी मानते हैं, ठीक। तो +7 से बेटा +4, 3 का चेंज। इसीलिए हम लोग रखते हैं बेटा एसिडिक में चेंज कितने का? 5, बेसिक में 1, न्यूट्रल में बेटा 3। तो वीकली बेसिक लिखाओ या न्यूट्रल, एक ही बात है। वहां पर बेटा चेंज 3 का प्रोडक्ट क्या होता है? MnO2। एसिडिक में प्रोडक्ट क्या होता है? MnSO4। बेसिक में प्रोडक्ट क्या होता है? K2MnO4। तो देखिए बेटा, आज जो आपका FLT हुआ उसके 45 क्वेश्चन का बेटा डिस्कशन हमने और स्वप्निल सर ने बेटा किया। पहले स्वप्निल सर ने किया, फिर हमने। उम्मीद करते हैं कि बेटा हम दोनों लोगों के डिस्कशन से जो भी आपको बेटा इस पेपर के रिगार्डिंग दिक्कतें, छोटी मोटी दिक्कतें होंगी या जो भी कंफ्यूजन्स होंगे,
ज्यादातर कंफ्यूजन यही है कि बेटा करेक्ट है या इनकरेक्ट है, लाइक दिस, ठीक है ना, जो जल्दबाजी में हो जाता है। वो सब आपकी क्योरीज, आपका बेटा कंफ्यूजन दूर हो गया। ओके बेटा, थैंक यू।